लास्ट क्लास में हमने पर्सनालिटी की कुछ थ्योरी पढ़ी थी। तो क्या कोई बता सकता है कि इड क्या होता है? व्हाट इज इड? पर्सनालिटी में हमने 3 चीजें बताई थी जो फ्रॉडियन थ्योरी थी। तो उसमें हमने बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 चीजें हमने बताई थी। यस सर। एज समवन, हाँ जी बोलिए। व्हाट इज इड? याद रखिएगा, ये जो मैं थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी और ये जो आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर आप कभी भी हायर एजुकेशन में जाते हैं, इसके अलावा एमबीए कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऐसी थ्योरीज हैं जो आपको आगे बहुत काम आएंगी। तो ये जितने भी थ्योरी हम बता रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर अभी आपने इनको नहीं पढ़ा तो फिर ये आगे जो है मे भी पॉसिबल है कि फिर प्रॉब्लम हो। ठीक है, आर्या बेटा आप अपना माइक प्लीज बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो जो हमने जो पीछे थ्योरी पढ़ी थी, नियो फ्रॉडियन थ्योरी, वो फ्रॉडियन थ्योरी, अब उसी का थोड़ा सा और आगे देखते हैं, नियो फ्रॉडियन थ्योरी। इसके पहले आपने पढ़ी थी फ्रीडियन थ्योरी, एंड दिस इज नियो फ्रीडियन थ्योरी। ये क्या है? नियो फ्रीडियन थ्योरी। इसमें क्या है, हमने जो इड में पढ़ा था उसमें क्या था कि आपकी जो फिजिकल सेटिस्फेक्शन है उसके लिए आपका माइंड कैसे काम करता है। मान लीजिए कि हमने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदा आपके बगल से जा रहा है और आप वो आइसक्रीम खा रहा है, ठीक, और आपकी इच्छा हो रही है आइसक्रीम खाने की, तो हो सकता है आप उसको छीन लें या उसको जैसा भी हो छीन करके आप उसकी आइसक्रीम खा सकते हैं। दूसरा, हमने इसके बाद बताया था सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? फिर उसमें आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि इसकी जगह हम खरीद करके खा सकते हैं। ये वो आपका माइंड इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि ये चीज गलत है, मुझे इससे छीनना नहीं चाहिए। और ईगो क्या बताया था? ईगो हमने बताया था कि ये जो सुपर ईगो और इड है, इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये हमने एक थोड़ा पीछे बताया था, इड, सुपर ईगो और ईगो। अब हम थोड़ा उसी के आगे चलते हैं, फ्रीडियन थ्योरी से आगे, दैट इज नियो फ्रीडियन थ्योरी। तो नियो फ्रीडियन थ्योरी में क्या है? वी सी गोल्स टू ओवरकम फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी मतलब अपने आप को कम समझना, अपने आप को कम समझना। याद रखिए, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए होते हैं उनको समझना बहुत ही थोड़ा मुश्किल काम होता है। उनको समझने के लिए आपको पहले तो इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद जो हम समझा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर एग्जाम में आता है तो ये वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपको इनकी मीनिंग भी नहीं पता होती है, तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। तो वी सी गोज टू ओवरकम फीलिंग्स ऑफ इनफीरियरिटी। नियो फ्रेडियन थ्योरी क्या कहती है कि हम जो है जो अपने आप को कम समझते हैं, हम आपको अपने आप को कम समझते हैं, उसको ओवरकम करना, उसको ओवरकम करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि आपके क्लास में है, ठीक है ना, आपकी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत महंगे कपड़े पहन के आते हैं। उन्होंने बताया कि मैं तो नाइक का ब्रांड पहनता हूँ, या कुछ भी पहन के आते हैं, नाइक का ब्रांड पहन के आता है, एडिडास का ब्रांड पहन के आते हैं, ठीक। तो जो कुछ और दूसरे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, इनफीरियरिटी फील करते हैं, वो इनफीरियरिटी फील करते हैं, वो सोचते हैं कि बताओ उसके पास है मेरे पास नहीं है। ये आप लोगों में होता है, ये आप लोगों में क्या ह्यूमन नेचर है, ये सिर्फ ह्यूमन नेचर। तो क्या करते हैं आप, इसको भी ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। वी सीक टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ इनफीरियरिटी। इसको आप कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे हो सकता है? फिर आप घर में जाएं और कहें कि पापा मुझे भी नाइक या एडिडास का शूज चाहिए, ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए भैया, मुझे उससे महंगा चाहिए। तो जब आपके पापा दिला देंगे तो फिर अगले दिन आप भी जा करके कहते हैं कि देखो तुमने तो ये पहना है, मैंने ये पहना है। दिस इज कम्स अंडर द नियो फ्रेडियन थ्योरी। नियो फ्रेडियन ने क्या कहा था? नियो फ्रेडियन थ्योरी कहती है
कि जो हमारे पास इंफीरियरिटी की फीलिंग होती है हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू ओवरकम आवर इंफीरियरिटी फीलिंग, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे पास सोशल अप्रोचेस होते हैं, जो हमारे पास सोशल अप्रोचेस होते हैं और जो हमारे पास चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी कहती है कि जो आपके पास सोशल एक्सपीरियंसेस हैं या आपके जो सोशल अप्रोचेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं आप अपनी इंफीरियरिटी को दूर करने के लिए। कैसे? जैसे मैंने बताया कि आप अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि हमें ये दिला दीजिए, ऐसे। सिमिलरली अगर आपको कहीं वैसे जो सोशल अटैचमेंट होते हैं, जो उस तरह की बात होती है, तो आपके जो सोशल अप्रोचेस होते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा चाचा काका जो भी होते हैं, आप उनसे अप्रोच लगाते हैं, ठीक है ना। नाउ वी continually attempt to establish relationship with others to reduce tensions। हम अपनी टेंशंस को रिड्यूस करने के लिए दूसरों से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। हम अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए दूसरों से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं कि अगर हम अपने मन की बात दूसरों को बता देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है, मान लीजिए अभी आपके फ्रेंड हैं, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, ठीक है ना, आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है या रिलेटिव्स नहीं है, तो अगर आप अपने मन की बात किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो उससे आपके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, और जो ये फीलिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं, आपके बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो यही फीलिंग है आपके बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपने जब घर में जाकर कहा कि पापा मुझे एडिडास का शूज चाहिए, पापा ने घर में डांट के आपको भगा दिया, पापा ने आपको घर में डांट के भगा दिया, तो आपका मूड खराब है, आपका मूड खराब है। आप आए, अब कॉलेज में ढंग से किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आपका मुंह फूला हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सोशल अप्रोच। हम क्या करते हैं? एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं लगातार। जैसे अभी आप यहाँ पर कॉलेज में हैं, क्लास में हैं, आपके ये फ्रेंड है, आप कहीं जॉब करने जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वहां पर आपके कुछ फ्रेंड्स बनेंगे, वहां पर भी आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कम्स अंडर नियो फ्रॉइडियन थ्योरी। ये हमारी क्या है? पर्सनालिटी में आता है, ये हमारी पर्सनालिटी में आता है। जैसे आप जहां पर जैसे होते हैं वहीं पर आपकी पर्सनालिटी उसी तरह से शो होती है। अब यहां पर देखिए, कैरन हॉर्नी was interested to child parent relationship and desire to conquer feeling of anxiety। देखिएगा, these three personality groups कौन कौन सी? Complaint move towards others, they desire to be loved, wanted and appreciated। Aggressive move against others and detached move away from others। ये तीन जो कैरिन हॉर्नी है वो कह रहे हैं कि जो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। कैरिन हॉर्नी वाज इंटरेस्टेड इन चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप एंड डिजायर टू कन्वर्ट टू फीलिंग ऑफ एंजाइटी। क्या था कि उनकी इच्छा थी कि जो उनकी एंजाइटी है वो खत्म हो, ठीक है ना। कैसे? चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को क्रिएट करके। अब इसके लिए उन्होंने 3 पर्सनालिटी ग्रुप दिए हैं। क्या? कंपाइलेंट मूव टुवर्ड्स अदर, दे डिजायर टू बी लव्ड, वांटेड एंड एप्रिशिएटेड। आदमी क्या चाहता है? आदमी क्या चाहता है? कंपाइलेंट मूव का मतलब होता है आपका एक दूसरे से मेलजोल बढ़ना, लगाव। कंपाइलेंट मतलब लगाव। लगाव में क्या होता है? आप एक दूसरे के करीब आते हैं, आप एक कुछ चाहते हैं, या आप एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं या एप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। जब आपका किसी से लगाव होता है तो आप उसे प्यार करते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, और कुछ अब आप जो है एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं। या फिर ये तो वो फीलिंग है जो आपकी कंपेलिएंट है,
जो आपकी कॉम्प्लिएंट फीलिंग है वो आपकी लगाव है, कि आपका लोगों के साथ लगाव कैसा है, आप उनको कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे किसी ने कोई बहुत अच्छा कर दिया तो आप उसकी तारीफ करते हैं, तो ये आपका उसके प्रति लगाव होता है। ठीक। दूसरा है अग्रेसिव मूव अगेंस्ट अदर। अग्रेसिव मूव अगेंस्ट अदर, दूसरों के प्रति आपका आक्रामक रवैया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप थोड़ा गुस्सा होते हैं, आप जिनसे गुस्सा, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, आप उनसे नाराज हो गए, आप उनसे नाराज हो जाते हैं, तो ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से नाराज होते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। डिटैच मूव अवे फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से डिटैच होना, अलग होना, ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो जैसे जब हम किसी के बीच के रिलेशनशिप का एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये तीन चीजें होती हैं। अगर हम सोसाइटी में देखें तो ये तीन फीलिंग होती हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, तीन फीलिंग, क्या आपका किसी के साथ लगाव हो सकता है, या आप किसी से नाराज हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं उसके प्रति, या उससे अलग होंगे, या उससे अलग होंगे, आपका उससे कोई वास्ता नहीं होगा। ये तीन तरह की फीलिंग होती है जो हमें नियो फ्रेडियन थ्योरी बताती है कि ये हमारे पास तीन तरह की पर्सनालिटी ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम सोसाइटी में रहते हैं। तो हमारे जो सोशल अप्रोचेस होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। कौन कौन सा? कॉम्प्लिएंट, एग्रेसिव और डिटैच्ड। कॉम्प्लिएंट, एग्रेसिव और डिटैच्ड। अगर आपका, देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा तो डीप नॉलेज याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, आपको इसको बहुत डीप स्टडी करना है। अब जब अगर कभी आएगा तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। नियो फ्रेडियन थ्योरी रिलेटेड टू, नियो फ्रेडियन थ्योरी रिलेटेड टू, ठीक है ना। अब या फैक्टर ऑफ नियो फ्रेडियन थ्योरी इज, उसमें क्या क्या डाल देगा, उसमें ऐसा डालेगा, मान लीजिए पर्सनालिटी, परसेप्शन, अग्रेशन एंड जो रिलेशनशिप, इस तरह से डाल देगा। अब आपको अगर पता होगा, देखिए ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये चीज मैंने बताई कि द फैक्टर ऑफ नियो फ्रेडियन थ्योरी इज परसेप्शन, अग्रेशन, रिलेशनशिप, या एक और ऐसा डाल दिया। तो आपको अगर पता होगा कि नियो फ्रेडियन थ्योरी आपके सोशल अप्रोच से होती है, जिसमें हमारे पास तीन पर्सनालिटी ग्रुप होते हैं। हमारे पास तीन पर्सनालिटी ग्रुप होते हैं जो कि कॉम्प्लिएंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और डिटैच होते हैं। अगर ये चीज आपको पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास नियो फ्रेडियन थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो फीलिंग होती है इंफीरियरिटी की, हम उसको हमेशा ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे सोशल अप्रोचेस होते हैं, जो हमारे पास सोशल अप्रोचेस होते हैं, या हमारे पास जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है, हम उसको क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो हम उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे पास नियो फ्रेडियन थ्योरी है उसमें तीन पर्सनालिटी ग्रुप दिए हुए हैं हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, दैट इज कॉम्प्लिएंट, अग्रेशन और डिटैच्ड, ये तीन है। तो दिस इज आर नियो फ्रेडियन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अगली थ्योरी है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्या कहती है? पर्सनालिटी थ्योरी विद ए फोकस ऑन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पर्सनालिटी थ्योरी है वो आपकी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सीधी सी बात है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है मोस्टली, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि पर्सनालिटी क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का, जैसे हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट क्या है कि पर्सनालिटी को समझते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस है। एक्चुअली पर्सनालिटी इज नॉट ओनली कंसल्टेड विद योर फिजिकल अपीयरेंस, it is related to your psychological characteristics, it is your physical as well as psychological also and behavioral also। ये behavioral, psychological, physical सभी चीज होती है पर्सनालिटी में, केवल आपका फिजिकल ही नहीं होता है। कहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकल बहुत अच्छा हो गया तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो गई। ठीक, नाउ ट्रेट एनी डिस्टिंग्विश
रिलेटिवली एंड्यूरिंग वे इन विच वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अदर। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट का मतलब होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका लक्षण या उसकी क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या? हर किसी की एक ऐसी क्वालिटी जो उसको दूसरों से अलग करती है। हर किसी की एक ऐसी क्वालिटी जो उसको दूसरों से अलग करती है, वो कहलाती है ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट इज द क्वालिटी विच डिफरेंशिएट इंडिविजुअल टू अदर्स। अब इसमें देखो एक थ्योरी में क्या क्या हो सकता है। आपका अग्रेसिव हो सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। इसके ये अलग अलग चीजें हैं। अब जैसे अग्रेशन और इम्पल्सिव में क्या हो जाएगा, इसके ये कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। आपका अग्रेशन और इम्पल्सन कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। जैसे अग्रेशन और उसमें क्या होगा, आपके ये कॉम्पिटेंस होंगे, ऑर्डर होंगे, और इसके ड्यूटीफुलनेस होगा, इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी आती हैं एग्रेसिव और इम्पल्सिव के अंतर्गत। एग्रेसिव और इम्पल्सिव के अंतर्गत इसके जैसे ओपननेस हो गया। ओपननेस में क्या हो गया, फैंटेसी, एस्थेटिक, फीलिंग्स, एक्शंस, वैल्यूज। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रेट हैं। ये क्या है? ट्रेट, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके लक्षण, आपकी क्वालिटी। तो ऐसी एनी डिस्टिंग्विशिंग, कोई भी ऐसा लक्षण जो आपको अलग करता हो, रिलेटिवली एंड्यूरिंग वे इन विच वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अदर, जिसमें से आपको किसी दूसरे से बिल्कुल अलग करता हो। ठीक है ना? ट्रेट थ्योरी कहती है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो आपको दूसरों से अलग करती है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? दैट इज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजिकल, जो आपकी साइकोलॉजिकल होती है। ठीक है ना? पर्सनालिटी इज लिंक टू हाउ कस्टमर्स मेक देयर चॉइसेस और टू कंजम्पशन ऑफ ए ब्रॉड प्रोडक्ट कैटेगरी, नॉट ए स्पेसिफिक ब्रांड। अब पर्सनालिटी क्या कहती है? जो यहाँ पर पर्सनालिटी का मतलब है कि पर्सनालिटी ये बताती है कि कोई भी कस्टमर कैसे एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, कैसे एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। ठीक? अब ये बिहेवियरल किस तरह से है देखिएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए या मॉल में गए, आपके साथ आपका एक रूरल फ्रेंड है, आपका एक अर्बन फ्रेंड है, और 4-5 लोगों का ग्रुप गया। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रूरल से रिलेटेड हैं। जब आप वहां पर ऑर्डर करते हैं तो आप एनालिसिस कीजिए बिहेवियर का, आप एनालिसिस कीजिए बिहेवियर का कि सब लोग कैसे बिहेवियर करते हैं। अभी जब शुरू में मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर जो चीज अब मैं आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहा हूं, वो चीज कंपनी एनालाइज करती है, वो कंपनी एनालाइज करती है। ठीक है ना? तो आप एनालिसिस करेंगे कि जो आपके फ्रेंड्स या आपके साथ में लोग हैं, उनका उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से ही वो वहां पर बिहेव करते हैं। उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं। अब जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या वहां पर जो खरीद रहे हैं, जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास पैसा कम है, तो वो कौन सी चीजें परचेस करेगा? जो चीपर होंगी, जो चीपर होंगी। अब मान लीजिए कि उसमें से आपका एक फ्रेंड ऐसा है जो मानता है कि फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, और वो पैसे वाला है। तो हो सकता है कि आपका वो फ्रेंड अपने जो पुअर फ्रेंड है उसके लिए कुछ महंगा खरीद करके दे। देखिए, पुअर फ्रेंड की पर्सनालिटी या उसका बिहेवियर इस बात की इजाजत नहीं देता, वो दूसरों से अलग इस बात पर है कि वो नहीं चाहता कि उसका ज्यादा पैसा खर्च हो और वो उन चीजों को परचेज करे। लेकिन वहीं आपका एक फ्रेंड ऐसा है, वो कहेगा अरे टेंशन ना लो, तुम पैसे की चिंता ना करो, मैं पैसा देता हूं, तुम इसको परचेज करो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी ऑफ बोथ। ये दोनों की पर्सनालिटी में अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटी ऑफ बोथ ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो आप यहां पर देखेंगे कि एक ब्रॉड कैटेगरी जो होती है, जो ब्रॉड कैटेगरी होती है, उसमें आपकी पर्सनालिटी किस तरह से आपको इंस्पायर करती है किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन के लिए। आपकी चॉइसेस कैसे होती हैं। जैसे जब आप लेने जाते हैं, प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आप जो ब्रॉड प्रोडक्ट ब्रांड है, मान लीजिए अब आपको कोई शूज खरीदना है, तो शूज खरीदने में वहां पर मान लीजिए 10 ब्रांड है।
अब 10 ब्रांड में से आप कौन सा पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं, दिस विल बी डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी, दिस विल बी डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी। इसका एनालिसिस आप कभी खुद कीजिए, अगर आपने परचेज किया हो तो आप देखिएगा कि कैसे आपकी पर्सनालिटी आपको जो प्रोडक्ट कंजम्पशन है उसको कैसे इंस्पायर करती है। आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ही परचेज करते हैं, ठीक। तो दिस इज योर ट्रेड थ्योरी। नाउ अब इसका थोड़ा एग्जांपल देखिए, कंज्यूमर इनोवेटर्स एंड नो इनोवेटर्स। जो इनोवेटिवनेस होती है वो क्या होती है, और जो नो इनोवेटिवनेस होती है वो क्या होती है, ठीक। इनोवेशंस क्या होते हैं, द डिग्री टू विच कंज्यूमर्स आर रिसेप्टिव टू न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज और न्यू प्रैक्टिस। अब पर्सनालिटी की बात देख रहे हैं यहाँ पर, जो इनोवेटिवनेस होते हैं, इनोवेटिव मतलब कि जो हमेशा इस बात के लिए रेडी रहते हैं कि उनको हमेशा कुछ नया करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई नई चीज आती है तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले उनके पास हो। अगर बहुत से लोगों का शौक क्या होता है कि अगर हमें मूवी देखने जाता है तो हम मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखेंगे, उनका ये बहुत होता है। अगर बहुत से लोग को क्या होता है कि अगर मार्केट में कोई नया फोन आया है तो वो फिर चाहे जो भी कीमत हो हमको नया फोन चाहिए, हमें वो नया फोन चाहिए, सबसे पहले वो हमारे पास होना चाहिए। ये पर्सनालिटी है, वो इनोवेटिवनेस है। वो चाहते हैं कि सबसे पहले हम इसको ट्राई करें, पहले हम इसको देखें और हम इसको बारे में दूसरों को बताएं। ये इनोवेटिव है। द डिग्री टू विच कंज्यूमर्स आर रिसेप्टिव टू न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज और न्यू प्रैक्टिसेस। वो ये चाहता है कि जो नया प्रोडक्ट आता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसकी डिग्री, वो कितना उसके लिए रेडी है उस चीज को परचेज करने के लिए, मतलब कि किस हद तक उसके लिए जा सकता है वो। जैसे जब फर्स्ट डे फर्स्ट होता है तो आपने देखा, अगर हो सकता है कि आप कैसे फ्रेंड्स हो, अगर फर्स्ट डे फर्स्ट ने देखा तो फिर वो मूवी नहीं देखते हैं वो, तो मतलब कि उसमें उसकी हाई डिग्री है, उसकी रिसेप्टिव, उसकी हाई डिग्री ऑफ रिसेप्टिव है। तो इसका मतलब कि हमें, ये हमारी किससे रिलेटेड है, दिस इज आर रिलेटेड टू आवर पर्सनालिटी, ये हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं इनोवेटिवनेस, इनोवेटिवनेस, ठीक है ना। अब आगे देखिए, डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म क्या होता है, ए पर्सनालिटी ट्रेट दैट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ रिजिडिटी अ पर्सन, rigidity a person display towards the unfamiliar and toward information that is contrary to his or her own established beliefs। ये ऐसा लक्षण है जिसमें एक पर्सन की रिजिडिटी के बारे में बता दें। रिजिडिटी का मतलब कि वो कितना अपने डिसीजन पर रिजिड रहता है, कितना अपने डिसीजन पर रिजिड रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है साफ साफ कहने वाला, या एक तरह से बात कर लीजिए, हम डॉगमेटिज्म की बात करें तो अपने आप से कितना वो अपने आप की खुद के कितना वो मानता है, वो अपना जो उसने डिसीजन लिया है उस पर वो कितना खरा उतरता है, ये उसकी पर्सनालिटी है। डॉगमेटिज्म का मतलब होता है समत भ्रामान, अपने ही जो उसने डिसीजन लिया है वो उसको कितना फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड डॉगमेटिज्म। ए पर्सनालिटी ट्रेट दैट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ rigidity a person displays toward the unfamiliar and toward information that is contrary to his or her own established belief। आपने वो एक मूवी देखी होगी, मैं कहता है अगर मैं तो अपनी भी नहीं सुनता, ऐसे कुछ है वो, ठीक है ना। तो आपने अगर कोई कमिटमेंट कर दी, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, आपने एक डिसीजन लिया है कि मुझे ये परचेज करना है, मुझे ये परचेज करना है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आप उसके बारे में जानते हैं, आपने पहले से डिसाइड कर रखा है दैट यू हैव टू परचेज दिस प्रोडक्ट श्योरली,
प्योरली यू हैव टू मूड बना करके गए थे कि मुझे लेनोवो का एक ये वाला लैपटॉप लेना ही लेना है, ठीक। अब जब वहां पर गए तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब हम आपको लेनोवो से भी बढ़िया एक प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और उसे कम कीमत पर और उसमें फीचर उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसी ऐसी बात उसने बताई, ठीक। तो आपने जो डिसीजन बनाया था अब आप उस पर कितने रिजिड हैं नाउ। आपने अब जो आपने जो किया था क्या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, आपने जो डिसीजन लिया था क्या उसका कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब उसके अगेंस्ट जाएंगे, या फिर आप अपने जो डिसीजन लिया है उसी पर रिजिड रहेंगे और वही करेंगे जो आपने डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी। तो दिस इज कॉल्ड योर डैगमेटिज्म। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको ये बताता है कि आप कितने डॉगमेटिज्म है। डॉगमेटिज्म, जैसे डॉगमेटिज्म का मतलब होता है ना कि वो स्वामी भक्त की तरह, तो इसमें मतलब होता है आप खुद के लिए, डॉगमेटिज्म का मतलब है अपना खुद के लिए आप कितने रिजिड हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल कैरेक्टर्स। आपका जो सोशल कैरेक्टर्स होता है क्या होता है, रेंजेस ऑन ए कंटिन्यूम फॉर इनर डायरेक्टेडनेस टू अदर डायरेक्टेडनेस, रेंजेस ऑन ए कंटिन्यूम फॉर इनर डायरेक्टेडनेस टू अदर डायरेक्टेडनेस, मतलब कि आप अपने अंदर से कितना निर्देशित होते हैं और आप दूसरे के हिसाब से कितना चलते हैं। रेंजेस ऑफ कंटिन्यूम, आप अपने हिसाब से कितना चलते हैं और दूसरे हिसाब से कितना चलते हैं, ठीक। नाउ इसकी एक लिमिट होती है, आप लिमिट होती है कहां तक आप दूसरों की सुनेंगे और कहां तक आप अपनी सुनेंगे। नाउ तो आप जो इनर रेंज डायरेक्टनेस जो होती है, इनर रेंज डायरेक्टनेस का मतलब कि रिलाई ऑन ओन वैल्यू व्हेन इवैल्यूएटिंग प्रोडक्ट्स या इनोवेटर्स, मींस जब आप अपने अंदर की सुनते हैं तो आपके कुछ आपने कुछ नियम बना रखे हैं, आपने कुछ सोचा होगा, आप उस पर कितना भरोसा करते हैं। आप जब प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो जब इवैल्यूएट करते हैं आप अपने जो आपने सोचा है उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो रिलाई ऑन ओन वैल्यूज ओन इवैल्यूएटिंग प्रोडक्ट, अपने आपकी जो अपनी मोरलिटी है अपनी वैल्यूज हैं उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, तो जो मैंने सोचा था क्या सही है क्या गलत वो सब इसमें है, या फिर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं। आप ये भी हो सकता है कि हमने जो सोचा है अगर इसमें वो नहीं है तो क्या हम इसको एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं। जो हमने सोचा है अगर उसमें कुछ मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं तो क्या हम उसको ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, हम एक बार उसको ट्राई करें फिर अगर नहीं होगा तो वी विल लीव दिस, ये भी हो सकता है। तो ये कहलाता है इनर डायरेक्टेडनेस, ठीक है ना, मतलब कि आप अपने अंदर की अपने मन की बातों को कितना सुनते हैं, आप अपनी वैल्यू पर कितना भरोसा रखते हैं। दूसरा अदर डायरेक्टेडनेस, अदर डायरेक्टेडनेस आप दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि आप दूसरे लोग बताएं, दूसरे लोग बताते हैं ना कि आपको कैसे क्या करना है, आप कैसे, मान लीजिए कि आपने आपको आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप जाकर के उसको ले लीजिए, आप उसको ले लीजिए क्योंकि मैंने उसको इस्तेमाल किया था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, आप चाहे तो उसको ले लेते हैं। जैसे बहुत से केसेस में क्या होता है कि आपके फ्रेंड बताते हैं कि यार मैंने एप्पल का ये वाला फ़ोन लिया था बहुत अच्छा था या बहुत ख़राब था, तो वो अपने अपने बारे में वो अपने उसके बताते हैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से और आप उस पर बिलीव करके आप उसको रिलाई करके अब चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों से उस चीज़ के बारे में पता किया है, ठीक। अब जब आपने दूसरों से पता किया है तो हो सकता है इट कुड बी पॉसिबल दैट दैट प्रोडक्ट इज नॉट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशन। ये पॉसिबल है कि जो आपने उसको चाहिए रिक्वायरमेंट थी हो सकता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन उसमें फुलफिल ना हो, तो क्या होगा फिर उसमें लॉस हो जाएगा आपका, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो इट मीन्स लॉस लाइकली टू बी इनोवेटर्स। तो ये कहाँ यहाँ पर कभी कभी ये भी होता है
कि अगर आप दूसरों से डायरेक्टेड होते हैं तो उसमें कभी कभी लॉस के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पर लॉस का चांसेस का मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है। जब भी कोई आप खरीदते हैं तो उसमें आपका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है। तो दीज आर द सोशल कैरेक्टर, दीज आर द सोशल कैरेक्टर ऑफ इसकी पर्सनालिटी की। ये आपकी पर्सनालिटी की सोशल कैरेक्टर है कि या तो आप अपनी सुनते हैं या तो फिर आप दूसरों की सुनते हैं। ये आप जैसी एनवायरनमेंट जैसे माहौल में रहते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सुनते हैं या दूसरों की सुनते हैं। अगर अपनी सुनते हैं तो आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से है, आपको प्रोडक्ट का कंजम्पशन और परचेजिंग उसी हिसाब से होगी। और अगर आप दूसरों की सुनते हैं तो फिर आपकी परचेजिंग और कंजम्पशन भी उसी तरह से होगा। ठीक, अगला क्या है, नीड फॉर यूनिकनेस। नीड फॉर यूनिकनेस क्या, कंज्यूमर्स हु अवॉइड अपीयरिंग टू कंफर्म टू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर। अब यहां पर इसका क्या मतलब है, एक चीज और बता दूं, आजकल जो मेनली युवा है वो कहता है कि मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे क्या सोचते हैं क्या समझते हैं, मुझे अपने हिसाब का करना है, अपने हिसाब का करना है। नीड फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब कि कुछ कंज्यूमर सोचते हैं कि दूसरे, जैसे वो कोई ऐसी एक ड्रेस लिए जिसमें हो सकता है कि दूसरों को अच्छा ना लगे, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो लिया है दैट इज करेक्ट। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अदर, जो दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, वो उसकी चिंता नहीं करते हैं। कंज्यूमर्स हु अवॉइड अपीयरिंग टू कंफर्म टू एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर। जैसे बहुत से लोगों की क्या थिंकिंग होती है कि हमारा समाज क्या कहेगा, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी। आप आज जो आजकल जो है ये गर्ल्स में होता है ना कि वो उनको इस तरह से ड्रेस पहनना चाहिए, इस तरह से ये रहना चाहिए, इस तरह से वो करना चाहिए। और इसी में से कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं तो वो सोचती हैं कि हम इस तरह की बातों को नहीं मानते, जो हमारे पास जो दूसरों लोगों ने हमारे लिए स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो दिस इज यूनिकनेस, नीड फॉर यूनिकनेस। अब जैसे बहुत से आपने देखा कि जो आज के फीमेल कंज्यूमर्स हैं वो ऐसी ड्रेस वगैरह जो पहनती हैं जो सोसाइटी में बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, सोसाइटी में बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, बट जब वो फील करती हैं कि वी आर लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन दिस सिचुएशन और दिस ड्रेस, तो दे गोइंग टू परचेज दिस, दे गोइंग टू परचेज दिस। हमारे यहाँ फीमेल कंज्यूमर ऐसे होते हैं ना, हमारे उनके पास रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन बहुत होती हैं, तो उसी में से बहुत ऐसे जो चाहती है कि नहीं वी वांट फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने हिसाब से जीने की। तो वो फिर अगर आप देखें तो उनका जो परचेजिंग बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम दो फीमेल्स कंज्यूमर्स हु आर नॉट रिक्वायर्ड यूनिकनेस। अब दो तरह की आप फीमेल लीजिए, एक सिटी में एक रूरल में। तो सिंस द रूरल फीमेल्स हैव मोर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, रूरल एरिया में ट्रेडिशंस और कस्टम, परंपराएं, रीति रिवाज और ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो जब वहां की फीमेल अगर कभी परचेजिंग के लिए जाएगी तो उसकी परचेजिंग में और जो एक अर्बन फीमेल है तो उसकी परचेजिंग में आप अंतर देखिएगा। अभी जब हम इसके और डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे हम इस चीज को लेकर के कि जो कल्चरल या सोशल इम्पैक्ट होता है वो कैसा होता है। तो उन दोनों की पर्सनालिटी में भी डिफरेंस होता है। क्यों? उसकी पर्सनालिटी वहां के हिसाब से है और आपकी दूसरी जो पर्सनालिटी है अर्बन की, उसकी पर्सनालिटी यहाँ से है। तो दोनों की पर्सनालिटी या बिहेवियर का डिफरेंस ही उन दोनों को अलग करता है। ठीक, तो इस तरह के कस्टमर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि वो दूसरों की चिंता करें, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी में है, उनकी पर्सनालिटी में है। नाउ अ सैंपल आइटम फ्रॉम ए कंज्यूमर नीड फॉर यूनिकनेस स्केल। अब यहाँ पर एक सैंपल आइटम दिया हुआ है फ्रॉम ए कंज्यूमर नीड फॉर यूनिकनेस स्केल। अब उसके थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कैसा क्या है। I collect unusual products as a way of telling people I am different. मैंने एक ऐसा अनयूजुअल प्रोडक्ट लिया है जो एक तरह से ये बताता है कि मैं दूसरे लोगों से कैसे अलग हूं। मैंने एक तरह का एक ऐसा प्रोडक्ट लिया है जो ये बताता है कि मैं दूसरों से कैसे अलग हूं। ठीक, या व्हेन ड्रेसिंग, जब आप ड्रेस पहनते हैं
I have sometimes dared to be different in ways that others are likely to disapprove. कभी कभी मैंने इस तरह के कपड़े पहने कि मैंने इस तरह के कपड़े पहने की साथ ही कि जब मैं सामने वहां गया लोगों के सामने तो वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया या उसको अप्रूव नहीं किया। यही जो अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा था, अभी आप देखें तो जैसे मैं फीमेल कस्टमर्स की वो कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी कुछ ड्रेसेस या ऐसी होती हैं जो हमारी सोसाइटी होती है उसको डिसअप्रूव कर देती है। डिसअप्रूव उसको मतलब तमाम तरह से कहने लगती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिकनेस स्किल। हाउ when dressing I have sometimes dared to be different in ways that others are likely to disapprove। कभी कभी मैंने इस तरह से ड्रेसिंग का मतलब अपने आप को ड्रेस करने की डेयर या कोशिश की जो हम दूसरे लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। तो ये भी एक यूनिकनेस है। नाउ when products or brand I like become extremely popular I lost interest in them। जब मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड लिया जो बहुत ही पसंद करता हूं मैं और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कि मैंने कोई एक ऐसा ब्रांड लिया और वो बाद में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो उसमें क्या होता है मेरा इंटरेस्ट चला जाता है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब वही अभी मैंने क्या चीज बताई थी कि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि जब वो जैसे फर्स्ट मूवी से वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि अगर उनको वो चीज उस समय नहीं मिली जब वो यूनिक थी तो फिर वो उनका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई कस्टमर है अब वो हमेशा क्या है फर्स्ट शो ही मूवी का देखता है और अगर उसने उस दिन उसको देखने को नहीं मिली तो फिर वो हो सकता है बाद में मूवी ही ना देखे। ठीक है। When products or brand I like become extremely popular I lost interest in them। जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा तब वो यूनिक था, लेकिन जैसे ही मैंने खरीदा वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और उसमें बहुत ज्यादा लोग उसको परचेज कर लिए, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट। हाँ एक एग्जांपल इसको ऐसे मान लेते हैं, फिर वो जो है जैसे पार्टी वगैरह होती है ना, तो कभी कभी आपने देखा कि आप कोई ड्रेस पहन के गए और वैसी ही ड्रेस कोई दूसरा अगर पहन के आ जाता है तो आपको कितना अजीब फील होता है। ठीक है ना। फीमेल्स में देखिए इसी तरह के, मान लीजिए कि 2 या 3 फीमेल ऐसी हैं जो एक ही तरह की साड़ी पहन करके एक ही पार्टी में चली गई, तो फिर वो एक दूसरे को कोसने लगती हैं। बॉयज में भी होता है ये कि अगर कभी देखिए किसी पार्टी में अगर एक ही तरह की ड्रेस कई लोगों ने पहन ली तो फिर उसका उन लोगों का उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो क्या करते हैं फिर जब भी पार्टी में जाते हैं तो उस ड्रेस को पहनते ही नहीं है वो लोग। दिस इज द यूनिकनेस। नाउ अनदर एग्जांपल यू कैन सी as far as I am concerned, when it comes to the products I buy and the situation in which I use them, custom and rules are made to be broken। कभी कभी क्या होता है कि जब मैंने वो प्रोडक्ट, जहां तक मुझे लगता है कि जब मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा कुछ ऐसी सिचुएशन में खरीद लिया, कुछ सिचुएशन थी जहां पर मैंने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया और जब मैं उसको यूज किया, जब मैंने उसको यूज किया तो कुछ परंपराएं कुछ रूल्स हैं वो टूटते हैं। ये एग्जांपल अभी जो मैंने फीमेल कंज्यूमर वाला दिया था वहां के लिए एग्जैक्टली फिट है। ठीक है ना। कुछ नियम परंपराएं कस्टम्स और ये रूल्स क्या होते हैं, नियम और परंपराएं सब ये होते हैं। कस्टम्स माने आपके ट्रेडिशन कल्चर ये जो होता है ना वो टूटते हैं, तो क्या होता है दिस इज यूनिकनेस। मान लीजिए कि कोई लड़की है, क्या है कि कोई फीमेल कंज्यूमर है और वो किसी ऐसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती है जहां पर जीन्स पहनना अलाउड नहीं है। ठीक। अब वो शहर में जब वो रहती है, मान लीजिए वो शहर में पढ़ाई करती है, वहां रहती है, ठीक, शहर में रहती है पढ़ाई करती है, तो उसने यहाँ के हिसाब से जीन्स अपना जो वैसे कपड़े होते उसने परचेज कर लिया, यहाँ पर पहनती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब वो उसी ड्रेस को अगर अपने होम टाउन जहाँ रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र है अपना वहां इस्तेमाल करती है तो लोग उसको फिर कहते हैं कि तुमने यहाँ के रूल्स टेक्निक ये नहीं जानती हो, वो नहीं जानती हो, इस तरह से उसको लोग बोलने लगते हैं। तो दिस इज द यूनिकनेस स्केल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव
sometimes purchased unusual products or brand as a way to create a more distinctive personal image. कभी कभी मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट या ब्रांड परचेज किए जो अनयूजुअल हैं, अनयूजुअल प्रोडक्ट और ब्रांड जो क्या होते हैं, कभी कभी मुझको सबसे बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, मेरी इमेज ही एक अलग बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई ऐसा एक स्टूडेंट या कोई एक ऐसा पर्सन है जो कभी बिल्कुल ही अलग पहन के आ जाए, या आप ड्रेसिंग सेंस की बात करें, या कुछ ऐसे बाल कटवा के आ जाता है या कुछ ऐसा पहन के आ जाता है, तो उसका एक बिल्कुल ही अलग इमेज बन जाती है। लोग उसी नाम लोगों का नाम रख देते हैं। ये होता है यूनिकनेस। आप आजकल देखें तो जो आजकल स्टूडेंट हैं या कंज्यूमर हैं, वो कोई डिस्टिंक्टिव इमेज है। आप हेयर स्टाइल देखिए तो इस समय कैसी कैसी हेयर स्टाइल चलती रहती है, लोग उसमें उसको बनवाते हैं हेयर स्टाइल। ड्रेसिंग सेंस में भी यही चीज हो रही है आजकल। ये कुछ ऐसे स्केल हैं यूनिकनेस के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं या कंज्यूमर कभी कभी इसको फेस करते हैं। These are the some sample items. These are the some sample items for a consumer's need for uniqueness scale. ठीक है ना? Now इसके बाद है optimum stimulation level. Optimum stimulation. Stimulus का मतलब होता है उद्दीपन, उद्दीपन, ठीक है ना? Now a personality trait that measures the level or amount of novelty or complexity that individuals seek in their personal experience. A personality trait that measure the level of amount of novelty. Novelty का मतलब होता है रिस्पेक्ट या सम्मान से रिलेटेड होता है। नॉवेल्टी मतलब बढ़िया अच्छी चीज होती है। और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी भी जस्ट अपोजिट, दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ये ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल एक ऐसा है, ये एक्सपीरियंस करता है, ये कभी कभी एक्सपीरियंस करता है क्या कि जब वो जाता है तो हो सकता है उसको काफी अच्छा फील हो, या हो सकता है कभी कभी उसको काफी अलग या खराब फील हो। नॉवेल्टी का मतलब कि अच्छा या वैसा फील होता है, बढ़िया लोग सम्मान करें या कुछ उसको अच्छा कहें। और कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट अपोजिट टू नॉवेल्टी, ठीक है ना? तो कभी कभी इसकी भी फीलिंग होती है, दैट इज ऑप्टिमम स्टिमुलस लेवल। ये ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर या कंज्यूमर को स्टिमुलेट करती हैं। और इसका लेवल क्या हो सकता है, इसका लेवल क्या हो सकता है स्टिमुलेशन का, एक ऑप्टिमम लेवल तक इसका स्टिमुलेशन हो सकता है, ठीक। एंड हाई ओएसएल कंज्यूमर्स ट्रेंड टू एक्सेप्ट रिस्की एंड नॉवल प्रोडक्ट्स मोर रेडली देन लो ओएसएल कंज्यूमर्स। ओएसएल का मतलब यहाँ पर ये ऑप्टिमम स्टिमुलस लेवल, जिनका ओएसएल हाई है, जिनका ओएसएल ऑप्टिमम स्टिमुलस लेवल हाई है। मतलब कि अब यहाँ पर जो हम जो नॉवेल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी बात कर रहे हैं कि वो किस हद तक किसी चीज को फील करते हैं, किस हद तक किसी चीज को फील करते हैं। जैसे जब आप यूनिकनेस होके गए थे या किसी ने कहा तो किसी ने आपकी तारीफ की थी, तो आप कितना फील करते हैं चीज को, पता चला कि अंदर से बहुत गदगद हो गए। या अगर आपको किसी ने जरा सा भी उसके बारे में कुछ अपोज बोल दिया तो आप कितना ज्यादा उसमें डाउन चले जाएंगे, या आप कितना ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी, टेंशन में हो जाएंगे। ये सारी चीजें, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्टिमुलस लेवल, ठीक। तो जो हाई ओएसएल कंज्यूमर्स टेंड टू एक्सेप्ट रिस्की एंड नोवेल्टी प्रोडक्ट्स, जिनका ओएसएल मतलब ऑप्टिमम स्टिमुलस लेवल हाई होता है, वो रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं ज्यादा, वो ज्यादा रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। इसी के अलावा जिनका ओएसएल लेवल कम होता है तो वो कम रिस्क को बियर करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे जिनका ओएसएल ऑप्टिमम स्टिमुलस लेवल ज्यादा होगा तो वो कहते हैं चलो एक बार तो ट्राई करके देखते हैं, अब भले ही चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, अब चाहे मैं कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, लेकिन हम इसको एक बार ट्राई करके तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक। नाउ
वैरायटी नॉवेल्टी सीकिंग, वैरायटी दैट इज नॉवेल्टी सीकिंग, ये क्या होता है? measures a consumer's degree of variety seeking, measures a consumer's degree of variety seeking, किस हद तक, किस हद तक, जैसे ओएसएल की बात की थी ना किस हद तक जा सकते हैं, तो अब यहां पर हम इसका लेवल देखते हैं कि किस लेवल तक हम जा रहे हैं। मेजर से कंज्यूमर्स डिग्री ऑफ वैरायटी सीकिंग, किस हद तक वो वैरायटी को चाहता है। पहला एग्जाम्पल इंक्लूड देखिए, एक्सप्लोरेटरी परचेज बिहेवियर, यूज इनोवेटिवनेस या वेकेरियस एक्सप्लोरेशन। ठीक, ये तीन हमने एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब कि एक्सप्लोर करना, उसका एक्सप्लोरेटरी कंज्यूमर बिहेवियर है, उसका एक्सप्लोरेटरी कंज्यूमर बिहेवियर है। ठीक, वो किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है। यूज इनोवेटिवनेस, इनोवेटिवनेस का मतलब कि कुछ वो नया तरीका करना चाहता है, कुछ नया इस्तेमाल करने के तौर पर उसको यूज करना चाहता है। ये विकेरियस, विकेरियस होता है कि इनडायरेक्ट वे में, किसी के बदले में, किसी के बदले में, हालांकि अगर वो नहीं मिले तो हम इसके बदले में ये हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज वैरायटी सीकिंग, वैरायटी नोवेल्टी सीकिंग। ठीक, नाउ ये तो था हमारे पास कुछ ट्रेड फैक्टर्स थे, these all are related to our trait factors of personality। अब बात करते हैं कॉग्निटिव पर्सनालिटी फैक्टर्स की। कॉग्निटिव पर्सनालिटी फैक्टर क्या होता है? नीड फॉर कॉग्निशन। अब कॉग्निशन क्या होता है? व्हाट इज कॉग्निशन? पहले तो हम इसके कॉग्निशन के बारे में देख लेते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। ठीक, और फिर इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, किसी की जानकारी में होना, जानकारी में होना। नीड फॉर कॉग्निशन, जानकारी होना का मतलब अब इसकी क्या जरूरत है। नाउ ए पर्सन्स क्रेविंग फॉर एंजॉयमेंट ऑफ थिंकिंग, इंडिविजुअल विद हाई एनसी नीड फॉर कॉग्निशन मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू एड्स रिच इन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक, अब पर्सन क्रेविंग फॉर एंजॉयमेंट ऑफ थिंकिंग, केवल एंजॉय के लिए, एंजॉय के लिए उसको इस्तेमाल करना। ठीक, क्रेविंग माने क्या होता है? इच्छा, तृष्णा, लालसा। ए पर्सन क्रेविंग फॉर एंजॉयमेंट, उसको केवल एंजॉयमेंट करने की लालसा है। ठीक है ना, केवल वो इसलिए उसकी जानकारी चाहता है क्योंकि उसको केवल उसको एंजॉय करना है। अपने यहाँ बहुत से ऐसे कस्टमर कंज्यूमर होते हैं जो केवल एंजॉय करने के लिए किसी की मजा लें। अब थोड़ा हम इसको बिहेवियरल एस्पेक्ट में लेते हैं तो हम देखें तो क्या होता है, बहुत से लोग केवल एंजॉय करने के लिए ही इंफॉर्मेशन करें। जैसे मार्केट में गए, उनको खरीदना कुछ नहीं है, उनको खरीदना कुछ नहीं, केवल इसी में मजा आता है कि हम उसको जा करके पता करें, अरे बताओ भाई ये प्रोडक्ट क्या रेट का है, कैसा है, कितना है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये जाते हैं बस केवल इस तरह से। ठीक है, इसी के लिए कुछ परचेज करने के लिए भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ठीक, इंडिविजुअल विद हाई एनसी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू एड्स रिच इन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब इसी के जस्ट देखिएगा, जिनमें हाई नीड फॉर कॉग्निशन होता है, जिनमें हाई नीड फॉर कॉग्निशन होता है, तो वो क्या करते हैं कि अगर जो कोई एडवर्टीजमेंट होता है, कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो उसको जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उसको जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई एडवर्टीजमेंट, नया एडवर्टीजमेंट आया या उन्होंने कोई नई इंफॉर्मेशन मिली किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो उसका जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है कि उसको जाकर जब देखें, उसका यूज करना चाहें, वो होते हैं। जैसे नीड फॉर कॉग्निशन, आपको संज्ञान की जरूरत क्यों पड़ती है, ये दो तरीके से करते हैं, होती है। आप देख रहे हैं नीड फॉर कॉग्निशन। अगला विजुअलाइजर्स वर्सेस वर्बलाइजर्स। विजुअलाइजर्स का मतलब एक तो देख करके नीड फॉर कॉग्निशन होता है, कॉग्निटिव पर्सनालिटी होती है, एक देख करके होती है, एक बोल करके, वर्बल माने मुंह से जो बोलते हैं, और विजुअलाइजर्स मतलब कि जो देखते हैं। ए पर्सन्स प्रेफरेंस फॉर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विजुअली और वर्बली। अब देखिए, किसी पर्सनल की पर्सनालिटी कैसे डिपेंड करती है, अगर वो चीजों को देखेगा तब वो कैसे रिएक्ट करता है, और वो जब किसी चीज को सुनेगा तब वो उसका कैसा रिएक्ट करता है।
ओरली एंड विजुअलाइज, कैसा रिएक्ट करता है, ये उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करेगा। आपने देखा होगा कि जो देखते हैं तो उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो कानों सुनी पर कम भरोसा करते हैं, ठीक है ना। तो एक होती है विजुअलाइजर्स वर्सेस वर्बलाइजर्स, कॉग्निटिव पर्सन। एक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप देख करके कलेक्ट करते हैं, एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको सुन करके कलेक्ट होती है। तो वर्बलाइजर्स प्रेफर रिटन इंफॉर्मेशन ओवर ग्राफिक्स एंड इमेजेस। जो बोलने वाले होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हो वो लिखित में हो, जो लिखित में हो, और जो ग्राफिक और इमेज हैं उसकी बजाय। अब यहां पर देखिएगा, जो हम ये वर्बलाइजर्स और विजुअलाइजर्स की बात करें इंफॉर्मेशन, ये एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो आप ऐड देखते हैं तो किसी में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, ये वहां पर इस्तेमाल होता है जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना। तो दिस इज योर कॉग्निटिव पर्सनालिटी फैक्टर। तो आई थिंक कि आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 5 मिनट बाद ही आपकी ऑपरेशंस रिसर्च की क्लास होगी। 5 मिनट बाद आपकी ऑपरेशंस रिसर्च की क्लास होगी। तो फिर हम अभी इसको यहां पर बंद करते हैं। या एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन चैट सेक्शन। सभी लोग चैट सेक्शन नाम और सेक्शन जरूर लिख दीजिए प्लीज। जितने भी पर्सन हैं चैट सेक्शन में सारे नाम और सेक्शन लिख दीजिए, जिससे अटेंडेंस हम लगा सकें। नाउ इफ समवन हैज एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क नाउ। अब अगर किसी की क्वेरी हो तो वो भी पूछ लीजिए। सबने नाम लिख दिया? चलिए, तो हम 5 मिनट बाद फिर से मिलते हैं। अभी आपके उसमें एक नया लिंक आ जाएगा। तो 5 मिनट बाद हम OR पढ़ेंगे, और OR में हम पढ़ेंगे आज इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन।